यही पूछ लिया जाता है समायोजन बेसिकली होता क्या है। तो समायोजन को आप लोग देख लीजिए। समायोजन यानी एडजस्टमेंट, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है एडजस्ट करना, कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समायोजन के अनुसार किसको संतुष्ट किया जाता है। तो संतुष्ट किया जाता है अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड को संतुष्ट किया जाता है। वो कैसे, देखिए मान लीजिए आप लोग कहीं सफर पर जा रहे हो और एक बस के अंदर आप लोग बैठे हुए हो। अब जब बस के अंदर आप लोग बैठे हुए हो तो बस के अंदर जो सीट है बस की, उसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, आराम से कंफर्टेबल तरीके से 2 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन आपको सीट नहीं मिल रही, पूरी बस भरी हुई है। तो आपने क्या काम करा, थोड़ा एडजस्ट करने को कहा कि यार देख ले थोड़ा सा अगर सीट मिल जाए तो एडजस्ट कर ले। एक सीट पर 3 लोग आ गए, क्योंकि आपकी मजबूरी है, सफर आपका बहुत लंबा है, आपको बहुत दूर तक जाना है। खड़े खड़े जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी हेल्थ का भी नुकसान हो जाएगा और वैसे भी परेशान हो जाओगे। तो यहां पर परिस्थिति क्या बन गई आपके सामने कि और कोई चारा नहीं है, हमें से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को आपने ढाल लिया, चलो भाई कोई बात नहीं, पूरी सीट ना मिले थोड़ी बहुत तो मिल जाए। तो यही कहलाता है समायोजन, ताकि किसको संतुष्ट किया जा सके, प्राप्त किया जा सके अपनी आवश्यकता को, अपनी नीड को, कि आप अपने जो स्थान है जहां पर आपको जाना है वहां पर आप लोग पहुंच जाओ। ये होता है आपका समायोजन यानी एडजस्टमेंट। बहुत और भी तरीके हैं समायोजन के, आप लोग भली बात जानते होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के, कि व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन प्रकृति यानी नेचर, लाइफ और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के साथ है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन यानी जो पर्सनैलिटी होती है, इसका स्थायी समायोजन किसके साथ है, प्रकृति के साथ भी होता है, नेचर के साथ होता है, जीवन के साथ भी होता है, पर्यावरण के साथ भी होता है। कभी कभी ये तीनों ही ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना। यह बात हुई आपके समायोजन की। जितनी भी चीजें मैं आपको सिर्फ वो कराता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है, वरना इन चैप्टर के ऊपर मैं 1 घंटे की भी वीडियो बना सकता हूं, इसलिए सिर्फ आपको वही चीज देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं है ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है, इनको एक बार देख लीजिए। जो BF स्किनर है, इनके अनुसार क्या परिभाषा है, इनके अकॉर्डिंग समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, कि जो एडजस्टमेंट है एक लर्निंग प्रोसेस है, ये कहा था स्किनर साहब ने। दूसरे गेट्स ने कहा था समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है समायोजन के बारे में। ऑप्शन में पॉइंट दिया गया कि समायोजन क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हां, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। हम लोग हमेशा निरंतर समायोजन करते रहते हैं किसी ना किसी चीज के साथ, जिससे प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और वह अपने और अपने वातावरण के बीच अधिक संतुलित सम्मत बनाता है। यह डेफिनेशन दी थी गेट्स ने। तो ये 2 डेफिनेशन थी, दोनों मैंने आपको बता दी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको इन लाइनों से ही देखने को मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। अब समायोजन के बात करते हैं इसके भाई की, सगा भाई नहीं है, इसके मान लो विलोम शब्द की। समायोजन मतलब के बाद आता है कुसमायोजन, इसके बारे में पढ़ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो वो फिर समायोजन कहलाएगा। ठीक है, अंतर समझना। अगर पूर्ति नहीं होती तो कुसमायोजन, और अगर पूर्ति हो जाती है तो हो जाएगा आपका समायोजन। वो कैसे, देखिए मान लीजिए आप लोग तैयारी करो जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की आप लोग तैयारी कर रहे हो। अगर भगवान न करे किसी की जॉब लग गई यानी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, तो वो तो उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, समायोजित कर लिया। अब मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लग पाई, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो यहां पर क्या दिखाएगा, कुसमायोजित दिखाएगा। ठीक, इसको आप लोग ऐसे समझ गए। अब मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लग पाई, पेपर पास नहीं हो पाया, तो उसके बाद क्या चीजें देखने को मिलेगी, जो भी कैंडिडेट होगा, ठीक है, उसके साथ क्या चीजें देखने को मिलेगी। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा एक टीचर की हैसियत से थोड़ा पर्सनल तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप लोग इस चीज से कभी ना गुजरो, वरना हर कोई गुजरता है। देखिए जब कुसमायोजन होता है, इसके तत्व कौन से होते हैं। मान लीजिए आपका जो एग्जाम है आप, या मान लीजिए जॉब है आपको नहीं मिल पाई, तो सबसे पहली चीज आपके पास आएगी तनाव यानी स्ट्रेस। यार जॉब नहीं मिल पाई, पेपर नहीं मिल पाया, तो सबसे पहली चीज आती है स्ट्रेस, कि जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में चला जाता है। आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं, ऐसे नहीं है मुझे भी कोई सीधा एग्जाम देने से जॉब मिल गई हो, सीधा गवर्नमेंट जॉब मिल गई हो। मैं भी बहुत बार एग्जाम के अंदर फेल हुआ हूं। कई बार तो ऐसा हुआ है, कभी पॉइंट से मेरा सिलेक्शन हुआ है, कभी 2 नंबर से ऐसे रुका है। तो फेलियर तो हिस्सा है, अगर आपको सफलता लेनी है तो फेल तो होना ही है आदमी को।
तो फेल होने के बाद आप लोग स्ट्रेस में बिल्कुल मत आ जाना, तनाव में बिल्कुल मत आ जाना। जिस टॉपिक की वजह से, जिस सब्जेक्ट की वजह से फेल आप लोग हुए हो, उस पर काम करना ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सके। मैंने भी ऐसे किया था और आप लोग देख सकते हो एक नहीं कई सारी गवर्नमेंट जॉब मुझे देखने को मिली थी। तो कुसमायोजन के बाद सबसे पहली चीज क्या आती है आदमी के पास? स्ट्रेस यानी कि तनाव, जो कि आना स्वाभाविक है। दूसरी चीज आती है उसके सामने द्वेष यानी चिंता। यार अब कैसे होगा, एग्जाम पास नहीं हो पाया, नौकरी नहीं मिल पाई। कि जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। ठीक है, वो चिंतित हो जाता है। और देखो, सोचना बुरी बात नहीं है। मान लीजिए आपका एग्जाम पास नहीं हो पाया तो आप लोग सोचिए, तो इतनी भी चिंता मत करिए जैसे फिल्म का डायलॉग आ जाएगा कि चिंता चिता समान हो जाए। आप लोग सोचिए, अपने जो सब्जेक्ट की वजह से फेलियर होता है उन पर काम करिए। ठीक, उसके बाद क्या चीजें देखने को मिलती है? दबाव, कंप्रेशन। दबाव प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए अगर कोई फेल हो जाता है किसी एग्जाम में, ये सारी वो चीजें हैं जिन प्रोसेस से हर कोई गुजरा हुआ है। मैं भी गुजरा हुआ, आई होप आप लोग भी गुजर रहे होंगे, लेकिन हिम्मत मत हारिए। उसके अलावा आदमी में क्या आ जाती है? फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। एग्जाम पास नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल पा रही, कि किसी भी इच्छा में बाधा आने से, आपकी इच्छा क्या थी? जॉब की, अब उसमें क्या आ गई? बाधा आ गई, तो उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोग कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस टीचिंग एग्जाम में 30 साल तक आपका एज का क्राइटेरिया है कि 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और आपकी एज मान लीजिए ज्यादा हो गई, 31 साल हो गई, आप लोग अप्लाई नहीं कर पाए। तो यहां पर क्या हो गया? जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, उसमें बाधा आ गई ना, तो बाधा से आपकी उम्मीद खत्म हो गई, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे कि यार मेरी क्या गलती है, तो बहुत फ्रस्ट्रेट आप लोग हो जाओगे। ठीक, ये होता है कुंठा। कुंठा के बाद बात करते हैं द्वंद, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका आगे लगा लेना इंपोर्टेंट। द्वंद यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में देखिए कि जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर द्वंद उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे? इसको एग्जांपल से समझिए। भाई मान लीजिए आपका एक तरफ तो रीट का एग्जाम है, इससे सीधा आपको जॉब मिल जाएगी, और मान लीजिए एक तरफ आपका DSSS का एग्जाम है, और दोनों सेम डेट को पड़ गए। अब आपको क्या सामने क्या हो गया? अब आप द्वंद की स्थिति में हो गए कि यार कौन सा एग्जाम मैं करूं, दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसकी भी तैयारी अच्छी है, इसकी भी तैयारी अच्छी है। तो आपके सामने क्या आ गई? दो शक्तियां जागृत हो गई, और व्यक्ति के अंदर ये क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद उत्पन्न कर देती है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझना। आपने मूवी के अंदर देखा होगा, जो हीरोइन का पिताजी होता है, पापा होता है, और एक होता है हीरोइन का प्रेमी। ठीक, और ये हो गई यहां पर हमारी हीरोइन। अब यहां पर हीरोइन के सामने जो पिताजी है वो कभी कभी ऑप्शन रख देता है कि बेटा देख मेरी तबीयत खराब है और मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मरने वाला हूं, तो इसको छोड़ दे। अब हीरोइन क्या होती है? वो द्वंद में आ जाती है कि यार किसको मैं यहां पर चूज करूं। एक तरफ मेरा पिता है जिसने जिंदगी भर मुझे पाला पोसा, मुझे खिलाया पिलाया और यहाँ इस काबिल बनाया। दूसरी तरफ मेरा प्रेमी है जो इतना प्यार करता है और वो मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं उसे नहीं मिल पाई तो मर जाएगा। तो यहाँ पर लड़की जो है द्वंद की स्थिति में आ गई कि दो शक्तियां जागृत हो गई एक साथ, और जो व्यक्ति के अंदर द्वंद को उत्पन्न कर देती है एक ही समय में। ठीक, इसको समझ गए आप? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत टीचिंग एग्जाम में बहुत बार रिपीट ये वाला पॉइंट आपका हुआ है। तो कुसमायोजन को आप लोग समझ गए क्या होता है, और इन चीजों से आपको बचना है। और थोड़ी बहुत तनाव तो आना स्वाभाविक है, हर कोई इसी का आता है, लेकिन ज्यादा मत लेना, देख लेना, इसी के बाद आपको सफलता देखने को जरूर मिलेगी। बस मेहनत करते रहिए लगातार। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो इसके अंदर दिया हुआ है समायोजन की युक्तियां, सुरक्षा युक्तियां यानी डिफेंस मैकेनिज्म। इसके आगे लगा लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, यहां से एक नंबर की कोई ना कोई युक्ति आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती है। अब इनके ऊपर पढ़ना आप लोग डिटेल से, ध्यान से। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सुरक्षा युक्तियों के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी युक्तियां होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। नहीं समझे? अब लोग आप इसके समझिए। मान लीजिए कोई आदमी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, वो IAS बनना चाहता है। अब वो IAS नहीं बन पाया तो उसने क्या काम करा? जो उसकी कमी थी या जो भी उसकी चिंता थी उससे मुक्ति तो उसको पानी है, तो IAS की जगह IPS बन गया। तो IPS बनने के बाद उसने क्या काम करा? एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में यानी रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर लिया। क्या चल यार IAS नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, IPS बन पाता हूं। तो ये युक्तियां होती है जो हमें चिंता और कमियों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप लोग भी देखना, जो वीडियो देख रहे हो, कौन कौन सी युक्ति इस्तेमाल करते होंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है और भगवान ने करे कोई नहीं बन पाया, तो क्या काम करेगा फिर या करेगी? वो प्राइवेट टीचर बन जाएगी कि यार छोड़ो, गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाई, कोई बात नहीं,
प्राइवेट टीचर के अंदर भी सैलरी अच्छी खासी होती है, अच्छे खासे स्कूल होते हैं। तो यहाँ पर उसने अपनी चिंता कमी से मुक्ति पाने के लिए क्या काम करा, प्राइवेट टीचर के रूप में एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया कि चल यार ये नहीं मिला तो ये तो सही, ठीक। तो ये होती है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा युक्तियां। अब इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है, दो तरीके की टाइप होती है। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाता है, ये महत्वपूर्ण है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। डायरेक्ट मेथड इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में ऊपरी ऊपरी जान लीजिए। पहले बात करें अगर हम डायरेक्ट मेथड की, तो तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे है जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है, ठीक है। यहां पर कॉन्शियस माइंड के रूप में अपनाता है, यानी आदमी खुद किसी चीज का सॉल्यूशन करता है, ये हो जाएगी आपकी प्रत्यक्ष विधि। दूसरी जो महत्वपूर्ण है अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, कि तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय वे है जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है, यानी अनकॉन्शियस माइंड के रूप में अपनाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इन विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इन विधियों को किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने इन विधियों को दिया था, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहली विधि है रेशनलाइजेशन, यानी तर्क संगति। आप लोग, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, इन जो विधियों के नाम है आप लोग इंग्लिश में नाम याद करना, क्योंकि हिंदी के अंदर कई कई नाम इनके दिए हुए आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इंग्लिश में नाम याद करना। पहली होती है आपकी रेशनलाइजेशन, इसके बारे में देखिए। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है, यानी वो काम को ही दोषी ठहरा देता है, जो भी वो काम कर रहा है उसको दोषी ठहरा देगा। जैसे मान लीजिए कोई पेपर पास नहीं कर पाया बच्चा, तो वो क्या काम कहेगा, वो अध्यापक को दोष देगा कि पापा मेरी क्या गलती, वो यूट्यूब पर सचिन सर आके पढ़ाते हैं, उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया और मैं फेल हो गया, मतलब खुद पढ़ा नहीं, इल्जाम किसके ऊपर लगा दिया, टीचर के ऊपर। अरे पापा वो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, पेपर लीक हो गया था, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यहां पर क्या काम कर रहा है, अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, और जो उसका काम है उसको ही दोषी ठहरा रहा है। तो ये होता है आपका रेशनलाइजेशन के अंदर, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा, और मेरे बारे में कुछ मत बोलना, मैं अपनी पूरी तैयारी करा रहा हूं, अगर किसी बच्चे का नहीं होता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, अगर आप लोग मेहनत करोगे ना तो आप में से कोई बच्चा नहीं बचेगा जो जॉब ना ले पाए, ठीक। दूसरा होता है दमन। अब देखो इन दोनों को एक साथ देखना, दमन और समन, इन दोनों को एक साथ आप लोग पढ़िए। रिप्रेशन और सप्रेशन, ये कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इनको देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, अगर बात करूं दमन की, इसमें व्यक्ति की जो भी कष्टदायक यादें होती है या उसके विचार होते हैं, जो भावनाएं होती है, उसको ये बलपूर्वक नहीं, ये अचेतन मन में डाल दी जाती है, ठीक है। ये वक्त के साथ अचेतन मन में चली जाती है, बिना जानकारी के चली जाती है। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लीजिए घर के अंदर, किसी घर के अंदर कोई मेंबर है और वो उसकी डेथ हो गई, कोई भी डेथ हो गई जिससे हमारा लगा होता है, घर के मेंबर से सभी से लगा होता है। तो क्या होता है, टाइम के साथ, वक्त के साथ आदमी क्या होता है, जो भी उसकी कष्टदायक याद होती है, उससे संबंधित विचार होते हैं, वो अचेतन मन में चली जाती है। आदमी उनको धीरे धीरे करके भूलना शुरू कर देता है। बोलते हैं ना कि वक्त हर सा रोग की दवा है, तो वही वाली चीज होती है दमन के अंदर, ठीक। और जो समन होता है, समन में क्या होता है, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली यानी बलपूर्वक उस इच्छा को भुला देता है। अब देखो इन दमन में और समन में सिर्फ इतना ही अंतर है, इसको काट दो, यहां पर बलपूर्वक, यहां पर फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है, यानी उसको अचेतन मन में डाल देता है। और यहां पर क्या होता है, वो टाइम के साथ चली जाती है, दमन में टाइम के साथ चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल से आप लोग इसको समझिए, भाई मान लीजिए आप लोग किसी से प्यार करते हो, किसी से लव करते हो। अब किसी से प्यार करते हो तो पता चला उसकी शादी कहीं दूसरी जगह पक्की हो गई है, ठीक है। और पक्की होने के बाद जो एक कष्टदायक यादें है, विचार है, आपने इसको क्या काम करा, इनको धीरे धीरे करना, यानी टाइम के साथ इनको भूलना शुरू कर दिया। तो एक टाइम पर ऐसा आ जाएगा जब आप इसको बिल्कुल भूल जाओगे, अपने प्यार को भूल जाओगे। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए आप लोग किसी से प्यार करते हो और वो धोखा देकर किसी दूसरे के साथ चला गया या चली गई। अब अंतर समझना, यहाँ पर वो मजबूरी में गई, अपने घर वालों की प्रॉब्लम हो गया, कुछ और होगी, लेकिन यहाँ पर दूसरा धोखा देकर या धोखा देकर चली गई। तो यहाँ पर आदमी क्या काम करेगा, फिर उसको फोर्सफुली बुलाएगा कि जबरदस्ती बुलाओ, जितना जल्दी उसको बुलाओ उतना ज्यादा सही है। तो दमन और समन, इनको आप लोग ऐसे याद करना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इनके अंदर। अगला देखिए, अगला है क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन।
इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या उसकी जो असफलताएं होती है, फेलियर होता है, उसको दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। वो कैसे, देखिए, मान लीजिए कोई कम लंबाई वाली लड़की है और वो ऊंची हील वाली सैंडल पहनना शुरू कर दे, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए किसी लड़की की शादी पक्की हो गई और लड़की की हाइट कम है और जो उसका दूल्हा है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, वो इतनी लंबी हाइट का है। तो उसने क्या काम करा, उसकी जो लंबाई है वो कम है, तो एक क्षेत्र की क्या है, कमी है, तो उसने क्या काम करा, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना शुरू कर दिया। जब ऊंची हील वाली सैंडल पहनना शुरू कर दिया तो जो अपना हस्बैंड है उसके बराबर हो गई, तो यानी उसको क्या काम कर दिया, दूसरे क्षेत्र से पूरा कर दिया। ये होता है कंपनसेशन, यानी क्षति की पूर्ति कर दी। ठीक, इसको आप लोग ऐसे समझ गए। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो लड़के की शादी पक्की होने वाली थी और शादी वाले दिन लड़की क्या होती है, शादी के लिए मना कर देती है। क्यों, वो बोलते हैं कि जो लड़का है उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो शादी को वो मना कर देती है। अब लड़का क्या काम करता है, गुस्से में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है और लड़का बन जाता आईएएस। वो गाना भी चलता है ना इसमें कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तो वो वाला गाना इसके लिए फिट बैठता है। तो उसमें एक क्षेत्र की कमी को, जो लड़की की कमी थी, क्या कमी थी, उसके पास जॉब नहीं थी, उसकी कमी या सफलता को दूसरे क्षेत्र से पूरा कर दिया, यानी वो आईएएस बन गया यहां पर। ठीक, तो ये हो गया आपका कंपनसेशन। आगे देखिए, अगला है आपका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यानी कि तदात्मीकरण या आत्मीकरण भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग याद करना। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से, यानी कोई आदमी दूसरा है उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे क्या सलमान खान को सभी लोग जानते होंगे और उसको देखकर लड़के बॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, तेरे नाम, ठीक, जिसमें वो बने थे, राधे भैया बने थे। अब बहुत से लड़कों ने क्या काम करना शुरू करा, बॉडी बनानी शुरू कर दी। हालांकि बन नहीं पाई, दुबली पतली कंकाल जैसा शरीर उनका था, और जैसे वो मांग निकालते थे बीच की, वो निकालना शुरू कर दी और हाथ में ब्रेसलेट पहनना और सिगरेट पहनना स्टार्ट कर दिया। सलमान खान है, लेकिन उसका कोई कॉपी करना शुरू कर देगा तो सलमान खान थोड़ी बन जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इसमें किसी दूसरे के व्यक्तित्व से इंप्रेस हो जाते हैं हम और प्रभावित होकर उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ पर ये लड़के कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल दूं, अब लड़के कहेंगे सर लड़कियों को भी कहो। कुछ लड़कियां मान लीजिए लक्स साबुन का यूज करती है, वो इसलिए करती है कि अगर हम लक्स साबुन से नहाएंगी तो हम लोग ऐश्वर्या राय जैसी बन जाएगी। क्या सचमुच में ऐसा बन जाएगी ऐश्वर्या राय जैसी? नहीं, वो बेसिकली क्या काम कर रही है, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके जैसा बनने की कोशिश कर रही है। ठीक, ये होता है आइडेंटिफिकेशन, नाम से समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी। ठीक, अगला देखिए, अगला आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। वो कैसे? मान लीजिए ऑफिस के अंदर कोई आदमी है, उसको बॉस ने डांट दिया, अच्छे तरीके से बॉस ने उसको डांट दिया। अब बॉस को डांट दिया, उसको गुस्सा तो पूरा आ रहा है कि इसको भी कुछ कहे, लेकिन क्या कहे, बॉस को डांट दिया, नौकरी से निकाल देगा। तो फिर जो भी उसके संवेग होंगे, जो उसके विचार होंगे और जो भी उसको इच्छाएं होगी उसको बुरा भला कहने की, गाली देने की, वो उसको तो कुछ नहीं कहेगा, वो घर पर आकर बच्चों पर, अपनी घरवाली पर गुस्सा निकालेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि जहां पर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो रहा था जिन चीजों को, उसने क्या काम करा, किसी अन्य पर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर दिया। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आगे देखिए, अगला आता है आपका रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। इसके बारे में देखिए कि जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में यानी अतीत में चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा आ गया, जैसे बॉस ने उस आदमी को डांट दिया या उसके घर पे किसी ने उसको डांट दिया, तो बच्चों की तरह क्या काम करेगा, चिल्लाना शुरू करेगा, बहुत तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देगा। बेसिकली जो मैच्योर आदमी होगा वो इतनी तरीके से नहीं चिल्लाता, लेकिन वो क्या काम करता है, वो अपने अतीत में जैसे बच्चा करता था वैसा करना शुरू कर दिया, या चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देगा। तो ये हो जाएगा प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन। जब भी उसके सामने कोई तनाव आया, कोई भी कष्टदायक कोई चीज आई, बात आई, तो वह उससे बचने के लिए वो अपने अतीत में चला जाता है, इस तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देता है प्रतिगमन में। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, इन सब चीजों से आप लोग मोस्टली सब गुजरे होंगे, और इन चीजों को आप लोग ऐसे ही याद करना, इसको रटना मत चीजों को। मैं भी आपको रटने वाली चीजें नहीं कराता, इसलिए मैं आपको समझाता हूं चीजें, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। अगला देखिए, अगला है इंट्रोजेक्शन, अंत्यक्षेपण। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति वातावरण के गुणों को
अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। जो भी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी गुण होते हैं उसको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर सम्मिलित कर लेता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए घर वाले अगर किसी के भी दुखी होंगे, मान लीजिए हमारे मम्मी पापा भाई बहन किसी भी बात पे दुखी है, परेशान है, रो रही है, तो उनको देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा उनको देखकर कोई खुशी होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, ये भी तो वातावरण का गुण है और उसी को हमने अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लिया, तो हो जाएगा इंट्रोजेक्शन। अगला है आपका सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। ठीक है, हिंदी में इनके बहुत सारे नाम है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इंग्लिश में नाम याद करना। इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, यानी जो उसकी अच्छी इच्छा नहीं है, गंदी इच्छा है, और या अनैतिक इच्छाओं या प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है, तो वो क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। जैसे क्या होता है, मान लीजिए बचपन में कोई गुस्सेल बच्चा है, कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, या मान लीजिए कोई गुंडा है, ठीक है, कोई लड़का गुंडा है, तो यहां पर क्या काम हो रहा है, उसकी अनैतिक इच्छा है, गुंडा बनेगा तो परेशान करेगा, हफ्ता मांगेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो उसकी अनैतिक इच्छा है, जो भी प्रेरणा है उसकी समाज तो इनको स्वीकृत नहीं देता, समाज तो मना करता है ना कि भाई ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो, तो इसकी स्वीकृति समाज के अंदर कैसे मिलेगी? इसने अपने गुस्से को क्या काम करा, वो बॉक्सर बन गया, अब वो जी भर के जितना भी तुझे तोड़ना फोड़ना है दूसरे सामने वाले को तू तोड़ दे। ठीक, तो यहां पर समाज के स्वीकृत उद्देश्य के अनुसार उसने उसको कर लिया। एक और एग्जांपल से आप लोग इसको समझना, मान लीजिए कोई किसी से प्यार करता है, आज की वीडियो मुझे लग रहा है ये एडजस्टमेंट कम और प्यार की ज्यादा बन गई है। अब मान लीजिए कोई किसी से प्यार करता है और वो लव मैरिज करना चाहता है, ठीक है, और कई बार देखने को मिलता है लव मैरिज जो समाज होता है वो उसको अपनाता नहीं है, लव मैरिज को ज्यादातर यही देखने को मिलता है समाज के अंदर। तो क्या काम करते हैं, लड़के को लड़की के घर वाले लव मैरिज को अरेंज मैरिज का नाम दे देते हैं। जैसे अरेंज मैरिज का नाम दे दिया तो समाज भी स्वीकृत कर देगा, चलो ठीक है यार अरेंज मैरिज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब्लिमेशन, उदात्तीकरण हो रहा है कि अपनी अनैतिक इच्छाओं प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उदात्तीकरण।